नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, मेरा एक बहुत दिन से चिंतन मंथन था देश की पूर्व की स्थिति और वर्तमान की स्थिति और मध्य काल की स्थिति से लोगों को अवगत कराऊं और उन भूलों को जो अभी तक हमने नहीं सुधारी हैं उन पर थोड़ा सा सभी चिंतन करें। तो उस तरफ मेरा कुछ शब्दों में उतारने की कोशिश करूँगा, समझने का प्रयास करना। लंबा है विषय, जितना इस वीडियो में प्रयास करूँगा समेटने की, नहीं फिर दूसरी वीडियो में आगे विस्तार से बताऊँगा। पूर्व में चलते हैं कि एक शब्द हमारे यहाँ बोलते हैं आत्मनिर्भरता, और आत्मनिर्भरता हमारे ऋषि मुनियों की देवी एक बहुत बीजक मंत्र बोल लीजिए, प्राणदायक मंत्र बोल लीजिए इस शब्द में। लेकिन वो आत्मनिर्भरता केवल अपनी नहीं, हमारे पुरखों के कहना था कि आत्मनिर्भर स्वयं के साथ साथ अन्य को भी आत्मनिर्भर बनाइए, स्वावलंबी बनाइए। और स्वावलंबी बनाने से मतलब ये था उसका, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने पूरा, मैं बोलता हूँ कि जो पाठशाला, ये सृष्टि है, ये भूमंडल है, जनता जो मनुष्य है, प्राणी है, ये सीखने का सब साधन है। तो भारतवर्ष की सौभाग्य मान लीजिए कि कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसमें चारों ऋतुएं हों। तो हमारे देश में चारों ऋतुओं का दर्शन है, वो हमारे लिए बहुत लाभप्रद है। इसलिए हम या मानव सभ्यता का जो प्रस्फुटन मान लीजिए या ज्ञान का प्रस्फुटन मान लीजिए, यहीं से बोला जाता है। और विश्व गुरु का दर्जा भी इसीलिए मिला कि हम पहले स्वावलंबी आत्मनिर्भर बने। मैं बार बार बोलता हूँ, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता नहीं, सभी की निर्भरता अपने ऊपर हो, सभी स्वावलंबी हों, परावलंबी ना हों, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का ध्येय था। लेकिन कुरीतियाँ आती गई, जातिगत वर्ण व्यवस्था बनाई गई, उस वर्ण व्यवस्था को जन्म व्यवस्था में जोड़ दिया गया। मतलब कैटेगराइज तो करना ही पड़ेगा, जो जिस योग्य हो उस योग्य का ही काम करे। लेकिन वो जन्म के आधार पर धीरे धीरे उसमें कुरीतियाँ आई और सुधार हमने नहीं किया। उसी के वजह से व्यक्तिगत नस्लवाद, श्रेष्ठवाद इस सृष्टि में हमारे भारतवर्ष में पनपता गया। और उसके कारण कुछ चंद लोगों ने ही तरक्की करी, कुछ एक गठजोड़ बन गए जो ताकत, धन का गठजोड़ हुआ और बुद्धि का गठजोड़ हुआ, तीन का। एक ताकतवर, एक व्यापार धन कमाने वाला, एक बुद्धि से दोनों को चलाने वाला। तो तीन वर्ग के लोगों का गठजोड़ बना। उन्होंने एक चौथे वर्ग को, जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, उस चौथे वर्ग को गुलाम के भाव से देखा। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मध्यकाल में जो तीन लोगों ने मतलब स्वावलंबी हुए, आत्मनिर्भर हुए, और वे कुछ प्रतिशत ही रहे। जैसा आज भी कुछ ही लाखों ही हैं, करोड़ों नहीं हैं। जो इस देश को आज भी गवर्न कर रहे हैं वो लाखों में ही हैं। जैसे मुगलों के काल में हम यहाँ परावलंबी हो गए, गुलाम हो गए, उसी कारण कि चंद लोग आत्मनिर्भर थे, मौज ले रहे थे। अधिकतम लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित थे, और तो और स्वाभिमान से जीने से भी वंचित थे। उसी का दुष्परिणाम हुआ कि हमले हुए और वो लूट कर ले गए। लोग 90%, बार बार मैं इसको दोहराता हूँ, 90-95% लोग चुप रहे, और वो लूटा भी, बेइज्जती भी किया, और यहाँ शासन भी किया, फिर गोरों ने भी किया। लेकिन इस देश की विडंबना मान लीजिए या सौभाग्य मान लीजिए, जब चुनौतियाँ चरम पर पहुँच जाती हैं तो फिर जागने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें भी वही लोग नेतृत्व तो वही करते हैं, या नेतृत्व जिनके पास आ जाता है वो फिर उनसे दाएं बगाए साधन संपन्न के पास ही पहुंच जाता है, या हम उनके शरणागत हो जाते हैं। जो पीड़ित लोग हैं, गोरे आए, मुगल आए, चुनौती आई, फिर गोरों को भगाने की सब इकट्ठे हुए। लेकिन उसमें भी दो विचारधारा के लोगों ने पहले ही निश्चित कर लिया था कि भाई हम इस दो अपने अपने विचारधारा के देश बना लेंगे, और वो हुआ। और उसका कारण आज ये हम भुगत रहे कि हमारे इतने बड़े क्षेत्र के दो भाग बन गए।
और क्योंकि एक मोनोपोली थी उनकी, दूरदर्शी थे वे, जो क्रांतिकारी लोग थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उनको उन्होंने दरकिनार कर दिया, या तो उनको फांसी चढ़वा दी या उनकी पैरोकारी नहीं करी, और वे तो मारे गए या रसातल में चले गए, उपेक्षित हो गए, और वही लोगों ने नेतृत्व ले लिया, एक उधर चले गया, एक इधर चला गया। लेकिन देश का दुर्भाग्य हुआ, फिर चलता रहा। लेकिन आत्मनिर्भरता धीरे धीरे बढ़ी। 1962 का युद्ध भी हुआ, उसमें भी हम कमज़ोर थे, फिर शासक तो वो चले गए, दूसरे शासक आए तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब स्वाभिमान को और सेना को हमारी मजबूत किया। 1965 के युद्ध में भी छोटे से एक कद के प्रधानमंत्री थे हमारे, उन्होंने जब हमारे देश में गेहूं का आत्मनिर्भरता नहीं थी, हम प्रालंबी थे, दूसरों से मांगते थे, तब अमेरिका ने उस संकट के दौर में हमें गेहूं देने से मना करा। तो हमारे उन छोटे से प्रधानमंत्री ने, स्वाभिमानी प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं, हम गमलों में फूल नहीं उगाएंगे, गेहूं उगाएंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और उसका ये हुआ कि हमारे देश के किसानों ने उस चुनौती को स्वीकार किया और गेहूं के रूप में हम आत्मनिर्भर ही बन गए। तो धीरे धीरे हम काफ़ी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ती चली गई। लेकिन 90 का दशक आया, उदारवाद, उदारीकरण, विश्व बाजारीकरण आया, और उसमें हम फिर उसी प्रभाव में बह गए। हमने जो मैंने बताया था कि हमारा जो आत्मनिर्भर का तात्पर्य ये है कि अर्थ ये है कि हम खुद भी आत्मनिर्भर हो, दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाएं, यानी कि हम सांस्कृतिक और मनुष्यता का बोध साथ साथ लेकर चलें। व्यापारीकरण नहीं, उदारीकरण जो है, विश्व बाजार व्यापारीकरण नहीं था, जो यहूदियों ने व्यापारीकरण करा था उनका पतन हो गया। ऐसे ही 90 के बाद में फिर हम पे ये चुनौती आई, हम बाजारीकरण के फिर जाल में जा फंसे, और फिर ऐसे चलता रहा। लेकिन फिर चुनौती आई, जैसे कंप्यूटर के क्षेत्र में, उस चुनौती को हमने स्वीकार करा, क्योंकि कंप्यूटर वैश्वव्यापी ज़रूरत हो गई थी। हमारे युवा शक्ति ने, हमारे कुछ संस्थान ने हमारे सॉफ्टवेयर के इंजीनियर बनाए, और सिलिकॉन वैली पे हमारा इस समय दबदबा है। ऐसे अंतरिक्ष में हमारे लोगों ने मेहनत करी, हमारे क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी देने के लिए सबने मना किया, लेकिन हमारे देश के लोगों ने चुनौती को स्वीकार किया, और उन बहुत सस्ता इंजन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया, और वो यहाँ तक हो रहा है कि वो बाहर भी मांगा जा रहा है, और हमने उस इंजन से अपना अंतरिक्ष में अपना वजूद बनाना शुरू कर दिया, और उसका अच्छे दर्शन हो रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भी ऐसी, उसका भी अच्छा दर्शन हो रहा है। अब देखो, आत्मनिर्भरता जो व्यक्तिगत होते हैं, यह आत्मनिर्भरता का हमारे यहाँ क्या मान लिया गया है, जैसे कि हम अपने संसाधन जुटा लें और दूसरों को प्रालंबी रखें, स्वावलंबी ना बनाएं। आज उसी का नतीजा देखें, अमेरिका साधन संपन्न होने के बावजूद भी जब देश पे संकट आया उनके, तो उनको जो मास्क, प्रोटेक्टिव किट्स चाइना से मांगनी पड़ी, और दोयम दर्जे की उनको प्राप्त हुई। यानी कि वे केवल धन के बलबूते पे साधन खरीदना चाहते थे। उन्होंने अपने देश के हर इकाई को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर नहीं बनाया, प्रालंबी हो गए। और कितना आज देखा कि वहाँ सबसे ज़्यादा संकट काल दौरा। आज भी हम भारतवर्ष ने इस संक्रमण काल के दौरान भारत के नेतृत्व ने अच्छा परिचय दिया, लेकिन आंतरिक रूप से हमारे जिम्मेदार लोगों ने, उसमें मैं डॉक्टर्स भी बोलूँगा, पत्रकार मीडिया भी बोलूँगा, राजनेताओं को भी बोलूँगा, व्यापारियों को भी बोलूँगा, उन्होंने भी वो धर्म अधर्म, कुछ ने धर्म निभाया, कुछ ने अधर्म निभाया। अधिकतम अधर्म की तरफ ज़्यादा गए, धन की तरफ ज़्यादा गए, इस व्यवस्था को भी कैश किया है। वो बहुत गहरा विषय है, कभी दूसरी वीडियो में बताऊँगा। लेकिन दर्शन सबको हो रहा है। आप सपोज करो, जैसे मैं बताऊँ, दिल्ली में भी बड़े बड़े डॉक्टर्स या बड़े बड़े क्लिनिक हॉस्पिटल्स हैं, उसमें पैकेज हो गए हैं नाम पर कोरोना के, 2-2 लाख के बेड, 20-20 लाख रुपए में इलाज हो रहे हैं। जबकि विशेषज्ञों ने बता दिया कि जो दवाई जब बनी नहीं है तो आप दे क्या रहे हो, सुविधा क्या है। लेकिन वे ठगी के नाम पर, उनको भर्ती के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं और लोगों पर पैसे वसूल रहे हैं। यानी कि जो लोग बीमार हैं, धन पाती तो जा सकता है, गरीब तो यहीं मर जाएगा, लेकिन गरीबों की मृत्यु दर कम है। आज भी साधन संपन्न लोग पैसे से भी लूट रहे हैं और मर भी रहे हैं, क्योंकि वो गलत इलाज हो रहा है। वो भी बहुत बड़ा विषय बाद में बताऊँगा। लेकिन आज हम फिर उसी दौर में, हमें सबक लेना चाहिए कि हमें
मैं बार बार, जब व्यक्तिगत तरक्की, आत्मनिर्भरता यही है कि आत्मनिर्भरता का तात्पर्य सबके विकास का है। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने, हमारी संस्कृति ने मनुष्यता और सांस्कृतिक बोध के साथ साथ लाभ का भी कार्य वो बताया था, क्राइटेरिया कि शुद्ध लाभ लेना चाहिए। शुभ लाभ, नेट प्रॉफिट का जो है, व्यापार में आता है नेट प्रॉफिट। हमने मान लिया है कि आज हम व्यापार कर रहे हैं, सपोज करो आज संकट काल है, ये व्यापारिक लोग जिन्होंने अब तक या जब से उन्होंने प्रोडक्शन शुरू करा करोड़ों रुपए खरबों रुपए कमा लिए होंगे, किसी ने लाख भी कमाएंगे, किसी का जो 10,000 से शुरू करा था 20-30 लाख का आदमी हो गया होगा। यहाँ के उन्होंने प्रॉफिट कमाया था, नेट प्रॉफिट कमाया था, शुभ लाभ नहीं था। अगर शुभ लाभ होता तो सभी आत्मनिर्भर होते। तो शुभ लाभ से तात्पर्य मेरा इतना है कि हम इतने वो हो गए कि हमें जो लाभ को भी जो घट रहा है इस समय, हमारा मूल्य नहीं घट रहा, हमारा व्यापार नहीं घट रहा, लेकिन हमारा लाभ घट रहा है, यानी कि नेट प्रॉफिट। शुभ लाभ में नहीं का दृष्टिकोण नहीं, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ जो घटा है उससे हम विचलित हो गए हैं, लोगों की परिस्थितियों को कैश कर रहे हैं। अगर हम पहले ही शुभ लाभ के द्वारा चलते तो सभी स्वावलंबी होते, आत्मनिर्भर होते, परावलंबी ना होते। एक उदाहरण दूंगा परावलंबी का होने का कि भौतिकवाद के द्वारा साधन प्राप्त किए, हमने स्वयं आत्मनिर्भर हो गए, हमने व्यक्तिगत तरक्की कर ली है और बड़े लोग बन गए, राजा बन गए हैं, छोटे भी जैसे भी बन गए। उसका जब देश में 1947 का दंगा हुआ और बंटवारे के नाम पे जब यहाँ कत्लेआम मचा, तो बताते हैं लखनऊ के नवाब, मैं ये कहता हूँ स्वावलंबी जो आत्मनिर्भर कहते हैं, जो व्यक्तिगत विकास करता है वो किसी का सगा नहीं होता, जान बचाने के लिए भागने लगता है, अर्पणों को भी छोड़ कर भाग जाता है। तो ऐसा बताते हैं जब वहाँ के महल में पुलिस गई, जब सब वहाँ भागे कोई देख ले कोई बचा नहीं बचा, तो वहाँ एक नवाब का भाई, वो भी नवाब ही था ना, साधन संपन्न भी था, लेकिन परावलंबी था, दूसरों पे निर्भर था, जूते चप्पल उठाने वाले भी उनके और कोई थे। ऐसे इस देश में अब नौकरों के बिना निर्भर नहीं है हम हमारे। तो वो जब वहाँ पुलिस पूछे तुम क्यों नहीं भागे, कहे जी मुझे कोई चप्पल पहनाने वाला नहीं था, जूते पहनाने वाला नहीं था। देखिए आज ऐसी देश की स्थिति है कि हम या व्यापार में ऊँचों, पद में ऊँचों, हमारे बच्चे भी, हमारे बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों का मालूम नहीं है। दाल कितने प्रकार की हैं, कौन सी क्या है, नाम नहीं बता सकते, सामने कर दें, पैदा नहीं है ये नहीं बता सकते, उस नवाब की तरह ही। क्योंकि ये हो गया कि पैसे के बलबूते पे, सुविधाओं के बलबूते पे मेहनत करके पद प्राप्त करके हम गुलाम लेंगे, उनके ऊपर निर्भर रहेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ ये दौर इतना खतरनाक है। हम ऐसे जैसे 95% लोग उस समय वंचित थे सुविधाओं से और 5% लोग सोने की चिड़िया कहलवाए, वो 3 लोगों का गठजोड़ इस देश के स्वाभिमान को और अपने स्वाभिमान को भी नहीं बचा पाया। सेम उस स्थिति में देश अब फिर जा रहा है। मैं बार बार इशारा कर रहा हूँ, देश क्रांति, गृह क्रांति की तरफ जा रहा है। इस संकट काल में भी 30-50 लाख या करोड़ बताते हैं मजदूर, 30 करोड़ मजदूर हाँ इधर से उधर गया है या अभी भी विचलित है। अगर उनके अंदर ये विचारधारा प्रस्फुटन हो जाए कि जो हमारी मेहनत के द्वारा ये बड़ी बड़ी संसाधन चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, व्यापार चल रहे हैं, अगर उनके दिमाग में के रोपित कर दे कि भैया जब ये सुख ले रहे हैं हम दुख क्यों लें। जो एक आइडियोलॉजी कहती है कि एक दिन हमें सुख भोगना है, इन महलों में, इन घरों में हमें ही रहना है, वो आइडियोलॉजी आम आदमी के दिमाग में आ गई तो क्या होगा? क्रांति नहीं होगी क्या? होगी। देश उसी तरफ जा रहा है। मेरा यही कहना है कि सभी को आत्मनिर्भर बनाइए। व्यक्तिगत निर्भरता परावलंबी बना देती है। जैसे उस नवाब ने इतना ये सोच लिया, संकट काल में भी वही सोच रहा है कि मुझे कोई जूते पहनाए मैं जब भागूं। ऐसे ही हमारे देश के साधन संपन्न लोग हो गए हैं। विपत्ति में एक दूसरे से डरते हैं, उसके भाई बंद भी उसे छोड़ के भागे, उठा नहीं सके। ऐसे यहाँ भी है, पड़ोसी देख के डर रहा है इस समय, भाई भाई से देख करके डर रहा है। यहाँ तक भी दुर्भाग्य व्यवस्था है कि रिश्तों में भी पता चलते नज़रिया बदल दिया है। मैंने डॉक्टर्स का उदाहरण दिया इसी देहरादून में, गाजियाबाद में हजारों उदाहरण है। सोच चिंतन करना, जब तुम साधन संपन्न निर्भर होने के बाद भी एक दूसरे के सगे नहीं हो तो जो परावलंबी बना दिए तुमने, गुलाम बना दिए हैं, वे कभी विद्रोह नहीं करेंगे क्या? उनमें कोई नेतृत्व नहीं आएगा क्या? मेरी ये वाणी नोट कर लेना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गृह क्रांति होगी। ये नेता भी, मैं देश के इस समय शासक को भी बोलना चाहता हूँ कि नोटबंदी के नाम पर गरीबों को लाइन में लगा दिया। ये सपने दिखा के जो चोर उचक्के हैं, जो घोटालेबाज हैं, वे जेल जाएंगे। कोई नहीं गया। 18 लाख समथिंग सस्पिशियस अकाउंट बताए थे, आज तक एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। और ये विपक्षी मिले हुए हैं इनसे,
इनका गठजोड़ है, क्योंकि उनमें जो 18 लाख सस्पिशियस अकाउंट्स हैं इन सब के हैं। वे इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे। चाइना हमारे देश में घुस गया है क्योंकि वो एक जनता को भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। अरे अंतःकरण जो हमें लूट रहे हैं आंतरिक रूप से, उनकी आवाज़ तो नहीं उठा रहे, उस पर चिंतित क्यों नहीं रहे। सरकार ने कहा था कि हम भाई हमने इतने 100% के करीब पैसा हमारा आ चुका है, लेकिन 18.5 लाख अकाउंट सस्पिशियस हैं। आज तक कोई विपक्षी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है। ये देश के प्रधानमंत्री उनको कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मौन सहमति है, उनको सत्ता चलानी है, इनके बिना नहीं चलेगी घोटालेबाजों को, ऐसा इन्होंने मान लिया है। मैं ये कहता हूँ 95-90% देश या 70% लोग आज पीड़ित हैं, पहले तो 80% हैं। आप उनकी आवाज़ उठाइए। प्रधानमंत्री आप और 20 साल रहेंगे, एक बार कठोर कदम तो उठाइए। प्रॉपर्टी पोर्टल लाए थे आप, उसको भी लागू करिए, सत्ता जाती है जाने दीजिए, लेकिन देश गृह क्रांति से बच जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।